आपके होने में कई आयाम मौजूद होते हैं, कई डायमेंशंस अवेलेबल होते हैं, पहला। दूसरा, जब ये डायमेंशन हमें टच करने हैं तो उसमें प्रवाह यानी फ्लो, दूसरा पॉइंट लिखो, प्रवाह का होना बहुत जरूरी है, फ्लो। और फ्लो का नेचुरल सिद्धांत क्या है? बहुत बड़ा तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। फ्लो का नेचुरल सिद्धांत क्या है कि पानी नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, नेचुरल सिद्धांत। यानी घटनाओं के घटने में जो नेचुरल क्रम है वो तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। मान लीजिए तुम बहुत विद्वान निकले और तुमने सभी घटनाओं को इकट्ठा कर लिया, लेकिन तुम्हारा जो नेचुरल फ्लो जो प्रिंसिपल है वो डिस्टर्ब हो गया, यानी जो घटना बाद की है वो तुमने पहले रखी। समझे? यूपीएससी के जो 7 मिनट होते हैं ये कयामत के क्षण होते हैं। 7 मिनट में एक आंसर लिखा जाता है, सोचा जाता है, गढ़ा जाता है। अब देखो मैंने क्या किया, फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। होता क्या है, सोचा जाता है, गढ़ा जाता है और लिखा जाता है। बातें 3 ही हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले क्या बोला, लिखा जाता है। अरे लिखा तब जाएगा जब सोचा जाएगा, सोचा जाएगा उसके बाद गढ़ा, गढ़ा मतलब फ्रेम किया जाना, फ्रेम करने के बाद हमें वो राइट करना है। तो बातें 3 ही थी, लेकिन तीनों का क्रम बदलते ही बात का मतलब बदल गया। यानी फ्लो स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। जिसने ये 2 चीजें बिल्कुल सही तरीके से सीख ली उसके लिए यूपीएससी बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आंसर राइटिंग में हमें लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बात करनी है। क्या 150 वर्ड में की बड़ी बड़ी बात? 150 वर्ड जानते हो कितनी लाइनें होती हैं? अगर तुम 10 वर्ड एक लाइन में लिख रहे हो, 15 लाइनें होती। 15 लाइन में तुम्हें बात शुरू करके एक्सप्लेन करके खत्म भी करनी है। इसके बाद तीसरी चीज होती है कि हम बात किसके रेफरेंस में करेंगे, थर्ड वन। और रेफरेंस हमें मिलता है क्वेश्चन से। तो आप लोगों ने सुना होगा कीवर्ड्स, ये बच्चों को बताया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बिगिनर टूडलर टाइप के, आईएएस की तैयारी करने के नाम पे, ठीक है, हमें आयत की तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो लोग जब आते हैं तो उनको बताया जाता है कीवर्ड पे आंसर लिखा जाता है। लेकिन जो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं उनको बताया जाता है देयर आर 2 थिंग्स, वन इज अ नेल वर्ड एंड सेकंड वन इज टेल वर्ड। यूपीएससी में 2 चीजें होती हैं, एक नेल का मतलब खूंटा गाड़ देना और टेल मतलब पूंछ पकड़ के घुमाना। तो नेल और टेल का कॉम्बिनेशन होता है ये, नेल एंड टेल। यानी एक पर्टिकुलर वर्ड, इसको कीवर्ड भी कह सकते हो नेल को, लेकिन ऐसा होता है कि यूपीएससी पूरी बात कह रहा है और लास्ट में वो एक छोटा सा वर्ड डाल देता है और उससे पूरी बात का मतलब बदल जाता है। यानी पूंछ पकड़ के वो क्या कर देता है, घुमा देता है। टेल पुच्छ वाक्य कहते हैं उसको हिंदी में, सुना तो होगा कभी ना कभी। वो लास्ट में कुछ ऐसा जोड़ेगा कि ऊपर की सारी बातों का विरोधाभास पूछ लेगा तुमसे। अचानक से लगेगा कि तुम माइंडसेट जैसे पढ़ते जा रहे हो, माइंडसेट बना रहे हो, अचानक से ट्विस्ट मार देता है वो। तो वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अगर वहां आपका दिमाग कंट्रोल नहीं करेगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो नेल वर्ड और टेल वर्ड ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाई डिड द आर्मीज, यानी अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली, ठीक है, किसने लिखा है? सिपाही में ह की छोटी बात। एक तो यार हिंदी बहुत गलत तुम लोग लिखते हो। सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन, यहां पे बिंदी होगी, तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश EIC मोस्टली कंप्राइज ऑफ द इंडियन शोल्डर विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मी ऑफ देन इंडियन, आई कैपिटल होगा इंडियन रूलर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन किसके बारे में है? क्या ब्रिटिश आर्मी के बारे में है? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि ब्रिटिश आर्मी विच कंप्राइजेस इंडियन शोल्डर्स। द कंप्लीट फ्रेज इज लाइक दिस, राइट। फिर दिस इज नेचर, क्या है इसका? कंपैरिजन क्वेश्चन, तुलनात्मक है कि भाई भारतीय राजा जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी संख्या बल था, यहां के क्लाइमेट के थे, जलवायु को समझते थे, युद्ध स्थितियों को समझते थे, उन पर अंग्रेजों की छोटी सेना जिसमें ज्यादातर भारतीय थे, उन्होंने जीत क्यों प्राप्त कर ली? तो सबसे बड़ी बात है कि एक विदेशी की सेना में भारतीय जो थे, क्या वो देशभक्ति, लॉयल्टी के बारे में नहीं जानते थे?
पहला क्वेश्चन ये। फिर युद्ध जीतने के लिए किन किन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, हमें वो पता होना चाहिए, जो भारतीय राजाओं के पास एब्सेंट थी। और भारतीय राजाओं के पास जब इतनी बड़ी सेना थी फिर भी वो जीत क्यों नहीं पाए? तो ये इसको बोलते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन को पढ़कर, इसीलिए समय के साथ काम करो, क्वेश्चन को पढ़कर उस पर एक व्याख्या लिखने की आदत डालो। कितने लोग करोगे आज से? खासतौर पर जिन्होंने हाथ उठाया कि हम सबसे पहले एक्सप्लेन क्वेश्चन। तुमने आज तक सुना होगा एक्सप्लेन द आंसर, उजांग सर आज से कह रहे हैं एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तुम चलो एक काम करो, क्वेश्चन की व्याख्या करना शुरू करो कि इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे ये समझ में आया। 50% क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। दिस इज अ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। एक तरफ भारतीय राजा और एक तरफ अंग्रेजों की सेना, जिसमें भारतीय हैं, तो कैसे उनकी लॉयल्टी को अपनी तरफ किया और कैसे उनको भारत के खिलाफ ही मजबूर कर दिया लड़ने के लिए, और कैसे यहां के सिस्टम का पार्ट ना होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा हिस्सा जीत लिया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी आंसर लिखना चाहते हैं वो एक्सप्लेन द क्वेश्चन पे लगे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की आदत डालो। हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर गेटिंग इज अ कंपैरिजन बेस्ड एक्सप्लेनेशन। क्या है ये बेसिकली, कीवर्ड इसका क्या है, क्या इसमें कोई ट्विस्ट है या नहीं है, पहले इसको एक्सप्लेन करो। जो आर्मी है वो है इंडियन सोल्जर से बनी, लेकिन कंपैरिजन पूछ रहे हैं कि इंडियन सोल्जर इंडियन रूलर्स के साथ में आर्मी है, लेकिन कंपैरिजन पूछ रहे हैं कि वो इतने स्किलफुल होंगे और ये क्यों। बिल्कुल। अब इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। और युद्ध जीतने के लिए जो भी रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी उसको हमें जरूरत पड़ने वाली है, जाने हो जाएगा। तो चलो शुरू करें, फिर इसको करिए। कितने कितने पॉइंट्स निकले? 9 13 कितने? 12। शाबाश। 16। क्या बात है। और चलो बताओ कितने पॉइंट्स? क्या करोगे? रिफिल बचा के अगले साल ले जाओगे घर? हाँ जी। मैम ने कुछ ऐसा किया था क्या? किसी के कान में पढ़ाया हो? तुम्हारे कान में पढ़ाया था? नहीं, ऐसा मत करो। घर ट्यूशन देने तो नहीं आती मैम? हाँ, तुम्हारे घर ट्यूशन देने तो नहीं आती मैम? क्लास में पढ़ाती हैं? सीरियसली? तो फिर सबने सुना होगा। किससे सुना था? कान से या दिमाग से? कान का भी इस्तेमाल नहीं किया। सुन लेते तो हो सकता कुछ याद हो जाता। हाँ जी मैडम, शाबाश। 12 पॉइंट, वेरी गुड 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 गुड। हाँ जी, हाँ जी। 5 क्यों? सर आपने दिया था ऐसे लिखना है ना, बस ये जानना। चलो लिखो इस। लिखो इसको। अब इसका आंसर बनाओ, मुझे पूरा एकदम डिटेल चाहिए। हाँ जी, क्या लग रहा है? हाँ कितने? 11। हाँ, कितने हुए ये बताओ। कोशिश करो दिमाग ना सिर्फ पढ़ाई पे रखो और किसी चीज पे नहीं। हो गया जो होना था, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग रखो। हाँ जी, सोलह, 12, 13 कितने? अरे शाबाश, वेरी गुड। और अल्पसंख्यकों? 14। शाबाश। लड़के तो अल्पसंख्यक होकर रखे हैं, सुनाई नहीं पड़ता आवाज है। हमारी क्लास में अलग ही जेंडर न्यूट्रलिटी का सिद्धांत चल रहा है। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ बड़े जोर धड़ाके से है भाई। तुम लोग दबे दबे कुचले कुचले महसूस हो रहा है तुम लोग। हाँ, कितने पॉइंट्स? चलो ट्राई तो करो एटलीस्ट। ठीक है,
कितने लोग लाइब्रेरी के टाइम में ये जो मैं डेली इतनी मेहनत करके दे रहा हूं उसको अपना डेली काम कर रहे हैं? जैसे मैं देख रहा हूं कुछ लोग प्री पे बहुत फोकस हैं, ठीक है, तो प्री को बैलेंस करिए, मेंस पे भी ध्यान दीजिए। यार मेंस देना नहीं है, लग तो नहीं रहा है, तो वहां जाके क्या करोगे? 3-3 घंटे ताश खेलोगे, लूडो खेलोगे, सांप सीढ़ी खेलोगे, 99 से कट के वापस आओगे, करोगे क्या? तो बैलेंस इसी को कहते हैं। यूपीएससी इसीलिए टफ हो जाता है क्योंकि ये संतुलन का खेल है। आपका मन किस में लगता है यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है, आप संतुलन कितना अच्छा लेके चलते हैं इस पे बहुत मैटर करता है। सेल्फ डिसिप्लिन। तो टाइम टेबल में, यहां के टाइम टेबल में 2 आंसर लिखने का समय कौन कौन दे पा रहा है ऑनेस्टी के साथ? मैं कॉपी चेक करा लूंगा, ये कॉपी अलग चाहिए मुझे, एक दिन में 1, तो इस हिसाब से 200 दिन में 200। हाँ अच्छा, रूम पे जाके टाइम मिलता है तो वहां भी कल कितना टाइम रूम पे मिल जा रहा है? मिल जाता है। मतलब मेरे को तो 2 आंसर चाहिए, या कम से कम 1 तो दे ही दो अच्छे से लिख के, भले चाहे 20 मिनट लगाओ, 25 मिनट लगाओ। तुम केवल इसी को कर लो, तुम्हारे बहुत से प्री के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तुम्हें शायद पता ही नहीं कि मेंस के जो क्वेश्चन कर लेता है प्री का, उसका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये तुम्हें बाद में अभी सिखाऊंगा, एक तुम्हें जादू दिखाऊंगा बाद में कि प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस का बेस कहां से आता है। इसलिए फोकस करो लिखने पे। अभी तक हमने सिखाया क्लास को कैसे मैनेज करना, अब लिखो, अब लिखना शुरू करो। इससे सबसे बड़ी बात, तुम्हारी क्लास की रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, पूरी तरह से, मतलब कुछ नहीं बचेगा उसमें। ठीक है, आप देखो, चेक करो कितने लोगों ने इसको लिखा। ठीक है, चलिए इन लोगों को दे दीजिए, लिख लिया इन्होंने। अब आप मैच करिए, एक बार देखिए किसके कितने % मार्क्स आए। ठीक है, करेंगे आप, मेहनत करेंगे तभी आपको मिलेगा। पिताजी मेरे हमेशा एक कहावत कहते थे कि शेर भले चाहे जंगल का राजा हो, लेकिन उसको भी शिकार करना ही पड़ता है। ठीक है, कि सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन नहीं समा जाता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आंखें बंद करके IAS चिल्लाएंगे और आप IAS बन जाएंगे, अच्छा आंसर लिखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रयास करिए मैडम, प्रयास। हाँ ठीक है, और लिखने को प्रयास कहा जाता है। अच्छा बुरा ये सब बात की बात है। तो आज एस्से का काम दिया है, एस्से थोड़ा सा लंबा है, 6.5-7 पेज लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा ढंग से लिखना है।